सबसे पहले मेरे ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि भाई इंटीमेसी डायरेक्टर होता क्या है। बात यहाँ से शुरू करते हैं। इंटीमेसी डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो स्टीमी सीन्स देखते हैं, वो उन सीन्स को डायरेक्ट करते हैं। हम लोग तो ऐसी सिनेमा को देखकर बड़े हुए समाज हैं जहाँ बस लव मेकिंग के लिए दो फूलों को साथ दिखाते थे, बिजली कड़कती थी, दूध उबल के बाहर आ जाता था। मेटाफर्स से इनडायरेक्टली बस बता देते थे, समझ जाओ। तो ये जो पहली अपॉर्चुनिटी आई इंटीमेसी डायरेक्शन की, वो तो गहराइयाँ के टाइम आई, which was इससे पहले होते भी नहीं थे इंडिया में नहीं थे। आपको अपने प्रोफेशन में कई बार ऐसे लोग मिलते होंगे जो सेक्स वर्ड बोलने में कतराते होंगे, शर्माते होंगे। हाँ, हुआ है। तो वो सेक्स के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स या साइंस यूज करते होंगे, ऐसा कुछ हुआ है? बेडरूम सीन, स्टीमी सीन, लव सीन, अगर कोई वायलेंट सीन हो, गंदा वाला, ऐसे गंदा वाला मतलब सीन। गंदा वाला सीन है, और या वो जो सीन है जिसमें लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे मतलब वो घुमा फिरा के बोलते हैं। पर डायरेक्टर्स भी ऐसे ही बात करते हैं काफ़ी, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटीमेसी या सेक्स नहीं बोल पाते, बट इंटीमेसी इज अ गुड वर्ड दैट हैज चेंज द परसेप्शन अ लिटिल। हाँ। इस सेक्स वर्ड से थोड़ा भागते हैं। हाँ। थोड़ा भागते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। और आज हमारे इस एपिसोड में जो ख़ास मेहमान हैं उनसे मिलवाने से पहले मैं बता दूं, आई एम पंकज दुबे, किस्सों का कारोबारी। और किस्सों के इस कारोबार में आज एक बेहद दिलचस्प किस्से वाली हमारे साथ हैं आस्था खन्ना भारद्वाज, जो कि हिंदुस्तान में, बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में पहली इंटीमेसी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। सबसे पहले आस्था, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। सबसे पहले मेरे ऑडियंस को ये लग रहा होगा कि भाई इंटीमेसी डायरेक्टर होता क्या है। बात यहाँ से शुरू करते हैं। सिंपल भाषा में समझाऊं तो इंटीमेसी डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो स्टीमी सीन्स देखते हैं टीवी पे या फिल्मों में या OTT पे, वो उन सीन्स को डायरेक्ट करते हैं। आइडिया ये है कि इंटीमेसी सीन्स में बहुत या कोई भी स्टीमी सीन हो या कोई भी सीन हो जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसमें एक्टर्स बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं जब उन्हें परफॉर्म करना है। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए और साइमल्टेनियसली जो स्क्रिप्ट राइटर, जो शो रनर या डायरेक्टर है, उनका जो विजन है उसको रियलाइज़ करने के लिए, टू मेक श्योर कि वो हमें मिले, एट द सेम टाइम एक्टर्स सेफ फील करें, ये मोर और लेस काम होता है एक इंटीमेसी डायरेक्टर का। ऑफ कोर्स उसमें हम लेवल्स ऑफ ऑथेंटिसिटी कितना ला सकते हैं, कल्चर कितना ला सकते हैं, कल्चर इन द सेंस के इंडिया का और हमारे साउथ एशियन कल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसका तरीका इंटीमेसी को व्यू करने का एंड ऑल्सो लिव करने का बहुत अलग है इन कंपैरिजन टू द वेस्ट। We don't view intimacy the same way because of so much taboo and shame around it. We don't even live intimacy the same way. आप अपने खुद के बेडरूम में जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, आपका दिमाग आपको नहीं जीने देता जैसे सपोज वेस्ट में कोई जी रहा हो। मतलब रेयरली आप सुनेंगे लोगों का, आई एम श्योर लिबरेटिंग कहानियाँ बहुत होंगी, पर रेयरली आप सुनेंगे लोगों का कि वो सोते हुए इन बेड कपड़े नहीं पहनते, फॉर इंस्टेंस, राइट, विच इज़ वेरी कॉमन इन द वेस्ट। बिल्कुल। आप रेयरली सुनेंगे वेयर यू नो देयर विल बी लाइक अ wedding that is happening, and in the wedding the bride and the groom are kissing each other in public. क्योंकि हम लोग तो ऐसी सिनेमा को देखकर बड़े हुए समाज हैं जहाँ बस लव मेकिंग के लिए दो फूलों को साथ दिखाते थे, बिजली कड़कती थी खिड़की के बाहर, और अचानक प्रेशर कुकर की सीटी बजती थी, दूध उबल के बाहर आ जाता था। मेटाफर्स से इनडायरेक्टली बस बता देते थे, समझ जाओ। तो उन मेटाफोर्स को रिप्लेस करने के लिए, ताकि रियल लाइफ स्टोरीज में लोगों को दिखे और
ये बातें हो पाए नॉर्मली, क्योंकि एक चीज़ है जो मैं बिलीव करती हूँ बहुत स्ट्रांगली, और मुझे लगता है हमारी जनरेशन, जो मेरी जनरेशन है या मेरी जनरेशन की बाद की जो आ रही हैं जनरेशन्स, वो भी काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करती हैं कि इंटिमेसी के बारे में या सेक्स के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने से ही वो टैबू हटेगा। उन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए हमें उन्हें एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमारा कल्चर अगेन ऐसा कल्चर है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से, टीवी से, ओटीटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। बिल्कुल। इट इज़ लाइक अ symbiotic relationship where people say that entertainment mirrors society, but society also mirrors entertainment. बिल्कुल। And for us, we learn most of the things around us जो हमें स्कूल में NCERT की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ने को मिलता है, वो हमें एंटरटेनमेंट या कंटेंट कंज्यूम करके। करेक्ट। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट जो आपको दिख रहा है वो इन नो वे डिसोसिएट करना चाहिए आपको। इट शुड नॉट बी समथिंग दैट डिसोसिएट्स यू फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, राइट? जैसा अडल्ट रेटेड कंटेंट में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम द मेन source of that content for any teenager or anyone has been porn. And porn is a very lopsided power dynamic. Yes. That's not reality. Yes. बहुत लोगों को ये नहीं पता, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन्हें दिखा है वही वैसे ही होता है, क्योंकि उन्हें और कोई एक्सपोजर ही नहीं मिलता इंटीमेसी को। एक्सपीरियंस करना है इंटीमेसी, तो उनके माइंड में वो कंटेंट चल रहे वो कंटेंट चल रहा था कि ऐसे हुआ था, वो वैसे हुआ था। नहीं तो चाहे वायलेंट हो या ऐसा भी हो कि उन्हें प्लेजर ट्रेड के बारे में, प्लेजर फ्लो, प्लेजर ट्रेड बिटवीन पार्टनर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं। एंड ये एक एस्पेक्ट है जहाँ हम इंटिमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो इंटिमेसी इज सॉर्ट ऑफ द पॉजिटिव एंगल विच इज अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। कंसेंट लोगों को समझ नहीं आता, तो नॉन कंसेंट में जो चीज़ें देखते हैं लोग, वो करेक्ट तरीके से दिखाना, करेक्ट गेज से दिखाना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। वी आर द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस यस यस। मतलब it's such a responsible work. It is very important for us as a country and for the people that are working towards creating safer environments for human beings. I'm not saying women, human beings. It is super important that correct gaze से जो भी आप दिखा रहे हो टेलीविजन पे, जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्शंस अपने किरदारों के दिखा रहे हो, उनके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाओ, इम्पैक्ट दिखाओ, एक्शन ओवर इम्पैक्ट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे बचपन में हम लोगों को एक ऐसे लिखने को मिलता था कि व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ, मेरी मतलब मेरी जिंदगी की महत्वाकांक्षा, मेरा क्या लक्ष्य है। हाँ, तो बहुत चेंजेस हुए हैं। हाँ, तो कभी उस वक्त ये था मन में कि ऐसा कुछ करने वाली हूँ? नहीं। Naturally it evolves with time. Yes, but of course बीच में conventionals आए जो चलो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, हाँ मैं ये कर लूंगी, ओ मैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनूंगी, मुझे ज्योग्राफी भी पसंद है, मुझे फिजिक्स भी पसंद है, ऐसे हुए हैं। ये थॉट और अपॉर्चुनिटी कब शुरू हुई? आई थिंक जब से मैंने होश संभाला है, मुझे टेलीविजन बहुत फैसिनेटिंग लगता था। मुझे उस बॉक्स के अंदर होना था रादर देन बाहर बैठ के देखना। मुझे सारे जिंगल्स याद होते थे, मैं मतलब बहुत चाव से देखती थी टेलीविजन, चेरिश करती थी। लाइक आई यूज्ड टू चेरिश माय टाइम विद द टीवी, एंड नॉट इन अ वे के it's like, you know, like a dumb way of like just कुछ भी चल रहा है and you're just watching and watching. I used to be involved with the TV. I used to feel like it's my friend. I used to sing with it, dance with it. I used to interact with the TV quite a lot. And as I grew older, dance became a huge part of my life. Body movement was a huge part of my life. So I thought I'll become a dance choreographer. So like the Birju Maharajas and the Saroj Khans,
may their soul rest in peace. But they were the like people I used to look up to. The icons. Yeah, just the idea of dancing, and again the visual of it on television was the reason that I was like, there's definitely some connect with the television throughout. When I was applying for college is when I decided I wanted to go to film school, which was Okay. very different from जब मैं कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी, जो मैंने आई थिंक 8 कॉलेजेस में अप्लाई करा था, उनमें से करीब 6 कॉलेजेस में मैंने मार्केटिंग, PR, कम्युनिकेशंस, तो मीडिया के दूसरे मीडिया कन्वेंशनल के कॉर्पोरेट एवेन्यूज अप्लाई करे थे. सिर्फ 2 ही स्कूल्स, फिल्म स्कूल्स में अप्लाई करा था. एंड जब मुझे एक्सेप्टेंसेस मिले और मुझे मेरे जिस कॉलेज में मैं गई थी, द यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, वहाँ से एक्सेप्टेंस मिला जो मुझे लगा नहीं मिलेगा. जब वो मिला तो I had made up my mind. Then it was about convincing Papa. It was that, which was fairly easy. So that's kind of when this like keeda of doing film really took some form of life, या in my journey. तो ये जो पहली अपॉर्चुनिटी आई इंटीमेसी डायरेक्शन की, वो तो गहराइयाँ के टाइम आई, which was इससे पहले होते भी नहीं थे, इंडिया में नहीं थे. इंडिया में आई थिंक एक और प्रोजेक्ट हुआ था उससे पहले. उस प्रोजेक्ट का नाम है मस्तराम. MX प्लेयर पे एक शॉर्ट स्टोरीज मस्तराम की जो कॉमिक्स आती थी, उसका एक डिपिक्शन उन्होंने एक सीजन किया था, जिसके लिए उन्होंने एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर को आई थिंक कनाडा से बुलवाया था. बट इंडिया में हिंदी सिनेमा के लिए हिंदुस्तानी लड़की पहली मैं आप हो, उसका श्रेय आपको जाता है. एंड इट रिमाइंड्स मी, जैसे कास्टिंग के केस में जी. पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे. जी. सबसे पहले मैं किसी कंटेंट में देख रहा था या इंटरव्यू में, शायद तिग्मांशु धुलिया सर जो हैं, टिशू सर, उनका मैं सुन रहा था कि NSD में थे ये लोग, और पहले ऐसे होता था कि कोई मैं फिल्म बना रहा हूँ तो आपको बोल दिया है इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, कोई हो तो भेज दो, और अपने दोस्तों से ही कर लिया. तो शेखर कपूर बना रहे थे बैंडिट क्वीन, और उन्होंने NSD के कुछ एक्टर्स से बात की, और टिशू भाई वगैरह शायद उस समय स्टूडेंट थे या वहाँ से निकले ही होंगे, और वो लोग भी सजेस्ट करने लगे काफ़ी. तो शेखर कपूर सर ने बताया उनको कि भाई ये जो तुम अच्छा काम और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में कर रहे हो, इसको कहते हैं कास्टिंग डायरेक्शन. अब तुम बॉम्बे आओ और वेल डिफाइंड तरीके से ये काम करो, एंड यू आर पेड वेल, एंड इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन द वेस्ट. तो बैंडिट क्वीन से इसकी शुरुआत हुई. तिग्मांशु धुलिया कास्टिंग डायरेक्टर थे उस पर, और उसके बाद ये चल पड़ा. तो ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी गहराइयाँ में, जैसे पहली बार हिंदुस्तान से ही इंडियन गर्ल डायरेक्टर को, इंटीमेसी डायरेक्टर को हायर किया गया. और इन अ वे जब कभी भी हिंदुस्तानी सिनेमा की हिस्ट्री लिखेंगे, एक चैप्टर आपके नाम पे होगा. हाउ डू यू फील अबाउट इट, बीइंग द फर्स्ट इन व्हाट यू आर डूइंग? It's overwhelming. But I don't wear it on my sleeve because I have too many people around me keeping me very humble. अच्छा, आप ये बताइए, आप अपने घर से जब आती होंगी तो अपनी मम्मी को, अपनी मदर इन लॉ को, सास को क्या बताती हैं, क्या करने जाती हैं? जो मैं करने जाती हूँ वही बताती हूँ. उनको किस तरह से बताती हैं, कैसे समझाती हैं उनको? जब मैंने इंटीमेसी कोऑर्डिनेशन, इंटीमेसी डायरेक्शन की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी थी, उसी समय मम्मा और पापा के साथ में, मेरे पेरेंट्स के साथ में मेरी ये कॉन्वर्सेशन तो हो ही गई थी कि ये सीन्स होते हैं, ऐसे शूट होते हैं. उनको गेम ऑफ थ्रोन्स का रेफरेंस दिया था उस समय, और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर का रेफरेंस दिया था. मतलब जो इंटरनेशनल शोज उस समय बड़े शोज थे, वेल नोन शोज थे, ट्रेंडिंग शोज थे, या एंड के देखो ये जो सीन्स दिख रहे हैं आपको, जो जैसे शूट हो रहे हैं वो रियलिटी नहीं है. एंड इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है कि आप
कैसे ये सीन्स डायरेक्ट करो और कैसे ये सीन्स शूट करो, तो वो तो कॉन्वर्सेशन काफ़ी पहले हो गई थी. And as far as mama, papa and my side of the family are concerned, उन सब के साथ ये conversation काफ़ी पहले हो चुकी थी. Also, I come from Calcutta, which is a very progressive city, and most of the people around my family are all extremely progressive people. So they were like, yes, amazing. When I first met my in-laws, however, I had a very different purview of Jammu as a शहर. And मुझे, क्योंकि मैं कभी गई नहीं, not because ऐसा है शहर, but मैं unfortunately my ignorance कि मैं कभी उतना नॉर्थ गई ही नहीं, और मेरे दिमाग में हमेशा जम्मू was the second fiddle to Srinagar, and Srinagar is, you know, a tourist town and all of that. That was the वो दिमाग में वो परसेप्शन बैठ गया था. कली और वो सारी फिल्में हाँ, देख के, और वो परसेप्शन बैठा हुआ था. चिनार के पेड़, बहुत बर्फ एंड ब्यूटीफुल पीपल ऑल अराउंड. हाँ, एंड बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं. लाइक मेरे दिमाग में नहीं था. मेरे दिमाग में ये था जम्मू इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस एंड ऑल ऑफ दैट. So I was like, I don't know. But when I met my in-laws, it was a function of 15 minutes of explaining to them कि तो ऐसे scenes होते हैं, और कोई तो होना चाहिए एक्टर्स का सपोर्ट करने के लिए इन सीन्स में, क्योंकि उन्हें सच में थोड़ी ना एक दूसरे से प्यार होता है, या वो सच में एक दूसरे को थोड़ी मार रहे होते हैं, या वो सच में एक दूसरे को अब्यूज थोड़ी कर रहे होते हैं. तो नहीं कर रहे होते हैं और उन्हें एक्टिंग करनी है, तो उसके लिए उनको सपोर्ट चाहिए कि वो एक्टिंग कर पाए बिना किसी फियर के, एक्सटर्नल फियर के. जहाँ दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ने से डरते हैं एक कल्चर में. क्योंकि हमारी कल्चर में फिजिकल इंटीमेसी को इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कम है जी. वो पार्टनर्स तो छोड़िए, फादर सन के बीच में हगिंग बहुत कम है. हाँ, मतलब फेमिलियल इंटीमेसी भी नहीं है. नहीं दो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब ऐसा भी होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी लड़कियों को बोल देते हैं उनको कैसे बिहेव करना है अपने फादर और अपने ब्रदर के अराउंड. करेक्ट. मतलब घर में ही उनका बर्ताव चेंज कर देना है. तो आपकी खुद की फेमिलियल इंटीमेसी का स्ट्रक्चर ही इतना स्ट्रॉन्ग है इन कल्चर. इन सिनारियोज में उन्हें रिक्रिएट करने के लिए मेरा काम वो है. तो वो जब एक्सप्लेन करा थोड़ा बहुत, एंड मैंने उन्हें बताया कि मैंने जाके पढ़ाई करी है, और मैं आपको पहले से बता देना चाहती हूँ कि आप कभी भी सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको मेरे मुंह से वो 3 लेटर वाला SEX वाला वर्ड तो सुनने को मिलेगा. तो जान लो पहले से. बट वेरी फनीली मुझे पहले लगा था कि ये थोड़ा सा डील ब्रेकर टाइप हो सकता है. खतरा है इसमें. खतरा है. एंड लव मैरिज है, तो कभी हेट मैरिज होती है, कभी लव मैरिज होती है. बट नो, जोक्स असाइड, बिकॉज लव मैरिज है, आई वॉज वेरी थिंक के द पेरेंट्स शुड लाइक आवर रिलेशनशिप. एंड राइटली सो 15 मिनट में समझाया, 20वें मिनट में उन्होंने हाँ बोल दिया. ये तय था कि खन्ना जी की बेटी को भारद्वाज जी की बहू बनना था. ये तय था, ये विधि ने ऐसा लिख दिया था. हाँ, आई थिंक सो. आई थिंक द स्टार्स हैड रिटन इट. हाँ. तो आपने अपनी पढ़ाई के दौरान भी इंटीमेसी पर से डायरेक्शन का भी कोई मॉड्यूल पढ़ा था? तो मैंने जब अपनी अंडरग्रेजुएट डिग्री करी तो मैंने फिल्म प्रोडक्शन में करी थी जी. मैंने ख़त्म करी और फिर मैं इंडिया वापस आई और मैंने काफ़ी फिल्मों में काम करा एज एन AD, एज अ प्रोडक्शन एसोसिएट, DA, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैंने इनफैक्ट 2 रीजनल फिल्म्स खुद प्रोड्यूस भी करी हैं एज अ सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर और अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर. फिर मैं गहराइयाँ पे काम करने लगी एज अ DA विद शकुन बत्रा, द डायरेक्टर, हु इज my mentor, and that's when I came to know about intimacy coordination, because we were researching कि हम ये डूबे वाला गाना कैसे शूट करेंगे.
जो अब डूबे है, उस समय गाना भी नहीं था, सिर्फ एक आइडिया था कि एक इंटीमेसी रिलेटेड गाना शूट करा जाएगा। एंड दिस इज 2019 दिसंबर टू 2020 जनवरी टाइम्स। तब पता चला कि इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स करके एक नई चीज वेस्ट में आई है जो पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं। वेस्ट में भी 2018 में पहली बार आई थी। तो काफी हालिया है बात, वेरी लेटेस्ट। करेक्ट, आई वुड से पोस्ट मी टू मूवमेंट। पोस्ट मी टू मूवमेंट का ये एक वेस्ट में दिस वाज अ काइंड ऑफ अ रिएक्शन बोलूं तो इट वाज अ प्रोफेशनलाइज एवरीथिंग। या अ रिस्पांस टू प्रोफेशनलाइज एंड टू ब्रिंग प्रोटोकॉल्स अप टू स्टैंडर्ड के आप प्रिवेंट कर सको कोई भी हैरेसमेंट, आप पोस्ट हैरेसमेंट क्योर करने के बजाय पहले से ही प्रोटोकॉल्स डालो कि किसी को वो एक्सपीरियंस ही ना करना पड़े। और ये वेस्ट में शुरू हो गया था। तो हमें पता चला 2020 में, मतलब मुझे पता चला शकुन की वजह से, उन्होंने मुझे एक वैरायटी का आर्टिकल भेजा था। यूफोरिया करके एक शो है जो HBO ने करा था, उसके बारे में। एंड उसमें एक इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का नाम अमेंडा ब्लूमेंथॉल। मैंने उनको ईमेल लिखा कि बॉस बताओ कैसे करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो है नहीं कोई, मैं DA हूँ इस प्रोजेक्ट पे, मुझे ज़रूरत है, आपके पास में जो भी पेपर वेपर है आप दे दो, हम जो भी कर पाएंगे हम कर लेंगे। क्योंकि इंडिया लेके आने का तो बजट है नहीं हमारे पास। फिर हो गया कोविड। कोविड में बैठे बैठे मेरा दिमाग पता नहीं बहुत सारे ख्याली पुलाव पक रहे थे। डालगोना कॉफ़ी बन रही थी, पकौड़े तले जा रहे थे, झाड़ू पोछा करा जा रहा था, वो सब हो रहा था। उस सब के बीच में पता नहीं कुछ चमका और मैंने एप्लीकेशन भर दी टू बिकम एन इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर इन अमेंडा ब्लूमेंथॉल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या बात है। एंड बाय द टाइम वी गॉट टू स्टार्ट शूटिंग गहराइयाँ, हम टेकरेक की मेरी टेकरेक की गहराइयाँ का शूट से ऑफ कोर्स इट वाज ड्यूरिंग कोविड, हमने अगस्त ऑफ 2020 में शूट करना शुरू करा था। सो बिकॉज जस्ट कोविड का मेन एक बहुत बड़ा वेव ठंडा हो ही रहा था तब शुरू करा था। तो हम सब बबल्स में थे, लोग और अनप्रेडिक्टेबल था सब कुछ। हाँ, तो हम गए सब गोवा एंड टेक रेकी के लास्ट दिन पे मैंने अपना फाइनल एग्जाम लिखा। मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट पे एक सर्टिफाइड इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। क्या बात है, एकदम प्रोफेशनली इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड, एजुकेटेड। या एंड व्हाट अ कैनवस टू पेंट ऑन। पहले ही पिक्चर में दीपिका पादुकोण एंड सिद्धांत चतुर्वेदी एंड धर्मा प्रोडक्शन एंड शकुन बत्रा फिल्म। सो जब मैं छोटा था और जिस छोटे शहर में बड़ा हो रहा था, तो हम बच्चों के बीच ये बातें हुआ करती थी उस समय, जब लव मेकिंग सीन्स वगैरह को लेके कई लोग तो छुप जाते थे, कई लोग आंखें बंद कर लेते थे, कुछ हम जैसे बैक बेंचर्स थे जो इंटरेस्ट लेके देखते थे और उस पर डिस्कशंस करते थे। तो ये बात होती थी कि भाई एक्चुअली वो जो सच में नहीं छूता है हीरो हीरोइन को जी, मतलब छूता है लेकिन वो छू नहीं पाता है क्योंकि उसकी स्किन कलर से मैचिंग एक अलग स्किन, आर्टिफिशियल स्किन वो पहनती है। हाँ, कुछ कोई बच्चा आएगा लॉजिक लेके, नहीं वो किसिंग वाज नॉट रियल, बीच में ग्लास लगाते हैं। तो इस तरह की अजीब अजीब इलॉजिकल सी बातें उस समय जो आप किसी से डिस्कस करने का कल्चर नहीं था, सेक्स एजुकेशन वाज नॉट इन प्लेस, ये सारी बातें गंदी बात के जोन में डाल देते थे। हाँ। कि तुम तो अच्छे बच्चे हो, ये कैसी बात कर रहे हो। तो आपने इस तरह की कुछ फनी और वियर्ड बातों का सामना बड़े होते हुए किया था? जी, काफी। इस एस्पेक्ट में काफी। मैं हमेशा से एक बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रही हूँ। वेरी गुड। क्लास के बाहर खड़े होने वाली। ओके। Who used to stand outside? स्टैंड आउटसाइड वाली, स्टैंड आउटसाइड वाली आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जी। मैंने कभी भी आई थिंक आई कैन नॉट इमेजिन और रिमेंबर सिंगल पेरेंट टीचर मीटिंग इन स्कूल वेयर अ सिंगल वन ऑफ माई टीचर्स विल हैव सेड ये कितनी डिलिजेंट, कितनी अच्छी, कितनी सुशील लड़की है। दे यूज्ड टू always say, always one or another teacher will definitely say
कि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, इसको बहुत दिक्कत आने वाली है लाइफ में, ये कभी कोई रूल्स फॉलो नहीं करती, इसकी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इसको. आई वॉज समवन हु वुड क्वेश्चन वाई अबाउट एवरीथिंग. अब later when I think about it, I can only blame my parents for it. It's genetic. I was born perfect. All my flaws are genetic. But it just was who I was. So, of course, मैंने बहुत सारी ये conversations करी हैं अपने close friends के साथ में कि you know ये कैसे करते हैं, or like I was recently reminded of an incident where a friend and I were discussing flames करके एक काटने वाला एक पेपरों पे गेम खेलते थे कि आप फ्रेंड हो, आप लवर हो, आप एंग्री हो, ऐसा मैरिज होगी, वो ऐसे FLAMES करके वो खेलते थे. तो I remember so clearly being someone who used to sit and dissect, इन दोनों की शादी होगी तो ये ऐसे होंगे, वो होगा. पहली बार जब मैंने एक sort of adult video देखा था, I remember that. I remember the film also. It was Jism. Oh. Bipasha Basu and John. टीवी पे आ रही थी. मैंने पहली बार वो I remember that I had seen it. I'm quite young, so I was like, for me it was during my early teens when Jism came out. So of course there were all of those conversations and everyone would be like waiting कि and उस landlines हमारे पास I think I was 14, 15 before I got a cell phone. Must be 2002. तो 11 साढ़े 11 बजे रात को FTV आता था. पेरेंट्स अगर फॉर वॉट एवर रीजन तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही रहता था एंटरटेनमेंट के साथ साथ. बट सबने करा है. एंड पहले हमें लगता था कि यार ये तो होगा? इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते ना, किसी ने तो करा ही नहीं है. इतनी शेमफुल चीज है. मतलब आपको आपके दिमाग में वो ऑलरेडी गंदी बात है, राइट? तो आप कभी शेयर ही नहीं करोगे. पर आप जब आजकल टीवी देखते हो तो आपको लगता है ओ ये तो मैंने करा है, ओ ये तो मैंने करा है, ओ ये तो हमारे साथ भी हुआ है. तो लगता है कि ये तो एक्चुअली सबका ही ह्यूमन एक्सपीरियंस ऐसा ही था. किसी ने www.sex.com करके कुछ भी जो खुल गया वो देख लिया जब इंटरनेट आ गया था. ऐसे ही तो सबने एक्सप्लोर करा है. सिमिलर वीडियोस आने लगते हैं. हाँ, एल्गोरिदम से. हाँ, तब ये सुविधा नहीं, ये सब नहीं था. सुविधा तब ये सुविधा नहीं. बट आई रिमेम्बर अ टाइम व्हेन द वे टू एक्सप्लोर वाज, अभी नया नया इंटरनेट आया था, गूगल वाज न्यू टू द वर्ल्ड. याहू सर्च, गूगल सर्च. Yes. And I remember a time when a lot of the kids, the so-called backbenchers, would do all of this research to try and find. I call it research today. Yes. तो our audience is quite familiar कि आजकल हम लोग इंटरनेट सर्च को रिसर्च बोलते हैं और हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी ज़्यादा. और those who have joined the show right now, उनको बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त मीनिंगफुल काम करने वाली इंटीमेसी डायरेक्टर आस्था खन्ना भारद्वाज हैं. और ये भी बताना ज़रूरी है हिंदुस्तान के छोटे शहरों के सारे माँ बाप को भी, माता पिताओं को भी, कि जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस लव मेकिंग सीन्स करते हैं फिल्मों में, वो सच में नहीं करते. वो एस्थेटिकली करवाने के लिए डायरेक्टर्स होते हैं जिनको इंटीमेसी डायरेक्टर बोलते हैं. और हिंदुस्तान में हिंदी फिल्मों में पहली वुमन डायरेक्टर जो हैं, गहराइयाँ फिल्म से उन्होंने अपनी शुरुआत की है, वो हमारे साथ मौजूद है. आस्था, आपको अपने प्रोफेशन में कई बार ऐसे लोग मिलते होंगे जो सेक्स वर्ड बोलने में कतराते होंगे, शर्माते होंगे जी. तो वो सेक्स के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स या साइंस यूज करते होंगे, ऐसा कुछ हुआ है जी? क्या कहते हैं वो? बेडरूम सीन, स्टीमी सीन, लव
सीन, लव मेकिंग सीन, ये तो हैं ही। अगर कोई वायलेंट सीन हो तो वो जो गंदा वाला जो सीन है, ऐसे गंदा वाला मतलब scene। गंदा वाला सीन है, और या वो जो सीन है जिसमें लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे मतलब वो घुमा फिरा के बोलते हैं। पर डायरेक्टर्स भी ऐसे ही बात करते हैं काफ़ी, क्योंकि वो डायरेक्टली इंटिमेसी या सेक्स नहीं बोल पाते, बट इंटिमेसी इज अ गुड वर्ड दैट हैज चेंज द परसेप्शन अ लिटिल। हाँ। इस सेक्स वर्ड से थोड़ा भागते हैं, हाँ। थोड़ा भागते हैं। और क्या ये हुआ है कि चलिए फिल्मों के लिए, सीरीज के लिए तो लोग आपको रीच आउट करते ही हैं जी इंटीमेसी सीन्स डायरेक्ट करने के लिए। जी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की शादी हो रही हो लाइव इवेंट के लिए, कि भाई शादी हो रही है, वो नर्वस है, फर्स्ट नाइट होनी है उसकी और वो बहुत नर्वस है क्योंकि उसने कभी कोई फिजिकल सुहागरात कोरियोग्राफी करने के हाँ, टू कोरियोग्राफ अ सुहागरात। Have you been approached ever? No, I haven't, but I have been approached. That's actually a great market, by the way. Yes. If Because anyone's listening. a lot of people, they think they have failed in their performance. Right. So पर्सनल क्लाइंट्स के साथ मैं काम करती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो अ सोमैटिका ट्रेन्ड इंटिमेसी कोच. Okay. So I What is that? So, Somatica method is a method of relationship and intimacy coaching. Okay. It is a therapy method, and I have a certification, a training in that Superb. method. And वो मेरी हेल्प करता है इंटिमेसी कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज रियल लाइफ स्टोरीज के साथ मैं डील करती हूँ और कितना मुझे आनंददायक काम है। हाँ, ऑन ग्राउंड लोगों को प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है अपने आप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, उसमें गाइड करने में काफ़ी मुझे ऐसा लगता है इम्पैक्टफुल और फुलफिलिंग लगता है कि आई एम एबल टू हेल्प बिकॉज इट्स सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइव्स. तो ये भी आइडिया इसीलिए हुआ क्योंकि इंस्टाग्राम पे किसी को पता चला कि मैं एक इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो उन्होंने अप्रोच किया कि क्या आप रियल लाइफ कपल्स को भी कोच करते हो या गाइड करते हो? कोच करते हो. तो मैंने सोचा ये बहुत ये तो इंटरेस्टिंग और बड़ा एरिया है. इट्स अ बिग मार्केट और काफ़ी ज़रूरी है इंडिया में, बिकॉज बहुत अगेन लाइक आई सेड बहुत लोग बातें नहीं करते. आपको करेक्ट एडुकेटिव प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते. In fact, it's not just about making love or having sex. हिंदुस्तान में कोर्सेज में मुझे एक बहुत बड़ी कमी लगती है कि देयर शुड बी अ करिकुलम, अ सिलेबस कि शादी के बाद की जिंदगी जो आपकी बदल रही है, हाउ टू हैंडल दैट. क्योंकि उसमें जो थोड़ी बहुत कन्वेंशनल ट्रेनिंग है वो लड़कियों के लिए तो है, गाइज के लिए नहीं है. हाउ शुड यू बिहेव, हाउ यू शुड नॉट बिहेव. वो गाइज जो अपना स्ट्रीक ऑफ फ्यूडलिज्म लेके लेटे रहते हैं कि कोई चाय लेके आएगी सुबह, बेशक वो कुछ ना करे और कब भी वही उठा के जाएगी. इस मानसिकता से हटना होगा, अपने अंदर के सामंतवाद से लड़ना होगा, उसको दरकने और टूटने देना होगा. और सेक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि उसमें भी उनको लगता है कि भाई आज एक ही रात है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है जी, और प्लेजर मेरा है. हाँ, मेरा है. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बहुत बार रिलेशनशिप्स में, मैं सब लड़कों की बात नहीं कर, बहुत बार रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि प्लेजर मतलब सिर्फ आदमी का हक है, औरत का हक ही नहीं है. ये कितना सामंती विचार है, ये फ्यूडल थॉट है. हाँ, बट हम धीरे धीरे आई थिंक एज अ कल्चर उससे थोड़ा दूर हो रहे हैं. एटलीस्ट पिछले 5 साल में मैंने देखा है सेक्स टॉयज आ गए हैं, प्लेजर टॉयज मार्केट में आ गए हैं, लोग एक्सेस कर रहे हैं अपने खुद के प्लेजर को ओन करना. और सेक्स एजुकेशन कहीं कहीं कुछ बोर्ड्स के करिकुलम में आने लगा है जी, बट अभी तक अच्छे तरीके से कहीं नहीं आया है. ये मैं बोल सकती हूँ कि हमारी उसकी जरूरत है, बहुत ज़रूरत है सेक्स एजुकेशन की. और क्या कभी आपने ऐसा फेस किया है किसी बहुत सीनियर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के उस अहंकार को चोट पहुंची है जिसे लगा हो कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम जब पैदा नहीं हुए थे उससे पहले से सेक्स कर रहा हूँ? हाँ, हुआ है.
ऐसा हुआ है। बट मैं इन सब सिनारियोज में कैसे कोप अप करती हैं? उन्हें उनका तरीका अपनाने देती हूँ और अपने तरीके को फ्लोई रखती हूँ कि उनके मेथड पे आँच नहीं आए पर मैं अपना काम कर पाऊँ। बहुत ट्रिकी है वो, बहुत ट्रिकी है। एंड ये और भी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है जब आपका डायरेक्टर भी कोई दिग्गज इंसान है, जिनको खुद को लगता है जो हेलबेंट है कि जो मैं कह रहा हूँ वही जो है, मैं कह रहा हूँ वैसे है, माई वे और हाईवे। हाँ, तो उसमें बीच में वो गेहूं की तरह गुण भी पिसता है थोड़ा बहुत। हाँ। वो हो जाता है, पर आई एम नॉट अशेम टू मेंशन के कई बार मतलब हाँ करीब 2 या 3 बार मैं या तो मैंने प्रोडक्शन को फायर करा है या प्रोडक्शन ने मुझे फायर करा है, क्योंकि उन्होंने हायर एक इंसान को इसलिए किया था कि वो एक एक्टर का कंसेंट चेंज कर देगा। कि सर अब आप तो आ गए हैं, क्योंकि आप आ गए हैं तो अब आपका काम है कि आप एक्टर को बोलिए कि उनको ये करना पड़ेगा। जब एक्टर बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वो बोलेंगे कि अच्छा आई हैव ब्रॉट यू एन इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर और एन इंटिमेसी डायरेक्टर एंड यू आर एन एक्टर, दिस इज ऑन द स्क्रिप्ट, अब कर दो। एंड द एक्टर्स लाइक बट मुझे नहीं करना है और ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ या बोल चुका हूँ कि मैं नहीं करूँगा। मैं उन केसेस में आउट ऑफ माई ओन मोरालिटी बाहर रहती हैं, यू डोंट टेक अप। आई डोंट टेक देम अप बिकॉज मैं कभी किसी का कंसेंट चेंज नहीं कर सकती। जो उनकी विलफुल चीज़ें हैं उसको क्यों डिस्टर्ब करना है। तो इसी वजह से मैं काफ़ी वेरी रहती हूँ बहुत बड़े बड़े पावरफुल पॉकेट्स से, लोगों से। सो कैन यू टेल अस 3 things any future or aspiring intimacy director should keep in mind? 3 things that have to do with the education of it or 3 things about the business of it? Both. तो अपने पास 6 points हो जाएंगे ना। हाँ। So the education of it is extremely important. आप सुबह उठ के नहीं बोल सकते कि मैं आज मुझे इंटिमेसी में इंटरेस्ट है तो मैं एक इंटिमेसी डायरेक्टर बन जाऊंगी। उसके लिए ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड ट्रेनिंग होना बहुत बहुत इम्पेरेटिव है, बिकॉज आप इतने वल्नरेबल सीन्स के साथ में डील कर रहे हो और कई बार आपको नहीं पता कि आपके जो एक्टर्स हैं या जो डायरेक्टर हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या मेंटल हेल्थ है, उनकी क्या प्रीवियस ट्रॉमास या ट्रिगर्स रहे हैं। और अगर आप इक्विप नहीं हो हैरेसमेंट हैंडल करने के लिए या आप इक्विप नहीं हो ट्रिगर्स हैंडल करने के लिए तो आपके लिए ये काम नहीं है। एक वो है। दूसरा, सेक्स पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशनली स्पीकिंग, अगर एक बंदा खुद शेम कर रहा है, खुद पर्दे डाल रहा है लोगों पे, तो वो ये काम नहीं कर सकता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेटेड हो, आप सेक्स पॉजिटिव हो। तीसरी चीज़, इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर करती हूँ। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर के साथ में या इंटिमेसी डायरेक्टर के साथ में काम करें, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि फ्लो क्या है और करेक्ट प्रोटोकॉल्स क्या हैं जो आप होल्ड करने हैं सेट पे। जो गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं वो एक्चुअली फ्रीली अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड द इंटिमेसी कलेक्टिव वेबसाइट, बट फॉर इंडिया। बट it's important to get that education and to get all of that information before you walk into that film set to be an intimacy. You should be well informed, well informed. And amongst these 3 points, I think the fourth most important point is, if you are somebody whose personality is the kind जहाँ आप दब जाते हो आसानी से, क्यों, और ये खुद की सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर 2 अथॉरिटी फिगर्स कुछ बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ छोटी हो जाती है वहाँ।
तो आपको अपनी आवाज़ को बड़ा करने के लिए अपने ऊपर वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी आपसे कॉन्ट्रडिक्टरी आवाज़ हो, अगर वो है फिल्म सेट पे तो। क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आप कभी भी अपने एक्टर्स को टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट सपोर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फिर खुद ही कोर्स हो रहे हो, आप खुद ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी जॉब चली जाएगी और आप नहीं क्वेश्चन कर सकते अथॉरिटी को, तो आप दूसरे बंदे को कैसे एको करोगे जो क्वेश्चन कर रहा है अथॉरिटी को। तो ये सारे लॉजिक को प्लेस में रखोगे तभी मैजिक होगा। करेक्ट। मैजिक इज बियॉन्ड ऑल लॉजिक। यस, एंड इन द मैजिक देयर इज ओनली वन मोर थिंग व्हिच इज द बिजनेस वाला पॉइंट। द इंडस्ट्री इज वेरी टफ, it is very very hard. It's not easy, it's slow, it's hard, and because you're creating change, you're not going to do overnight कि मैं certification हो गया अब मैं लाखों में कमा रही हूँ कल, ऐसे नहीं होगा. It's a very slow progressing phenomena. It takes time, and if you have a first mover's advantage, then you will do well in the future. The progression is like an organic love making. It's not correct. Just it's not a faucet. Yeah, it's not like that. घुमाया और गिर और बहना शुरू. So we have to be very careful about it. So welcome back to the show, Small Towns Big Stories. When we talk small towns, इसका मतलब सिर्फ geographical identity नहीं है. It's also in terms of mindset, mentality, openness. How close are we? Today the theme that we have is all around intimacy in films. How do we shoot intimate scenes? And to interact with us in our chat show, we have India's first woman intimacy director, Astha Khanna Bharadwaj. Astha, please tell us, you had any initial hiccups when you started all of this? Yes, plenty. I don't think कोई भी नया रास्ता जब आप लो तो वो एकदम फूलों से भरा होता है, कांटे होते हैं काफ़ी, एंड रॉकी रोड्स थे. हिकअप्स का मेन हिकअप्स अगर मैं सोचूं तो ये है कि पहले आपका वजूद क्वेश्चन होता है कि आप हो कौन और आप क्यों यहाँ हो, क्योंकि एक ऑलरेडी वेल ऑयल्ड मशीनरी में आप एक नया गियर लाके अटका दे रहे हो. एक कंप्लीटली नया जॉब रोल, एक कंप्लीटली नया डिपार्टमेंट, न्यू पोजीशन, न्यू पर्सन ऑन अ फिल्म सेट. तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार वो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते थे, अभी भी हैं, कि पर तुम्हारी क्या ज़रूरत है, या तुम क्या नया कर लोगी, यू नो, उस पर्सपेक्टिव से, ना कि क्यूरियोसिटी की अरे वाह ऐसी भी चीज होती है. वो भी आते हैं, पर कई बार इनसिक्योर्ड स्पेस से भी लोग आते हैं. हाँ, क्वेश्चनिंग स्पेस से. हाँ, काफी बार तो वो एक हिकअप होता है, क्योंकि आपको अपना वजूद जस्टिफाई करना पड़ता है. एट दैट पॉइंट आपको अपनी आइडेंटिटी जस्टिफाई करनी है कि आप क्यों यहाँ खड़े हो, आपकी क्या वैल्यू है. सेट के पावर डायनामिक्स को सीधे सीधे चुनौती कोई दे रहा है. जी, एग्जैक्टली. एक तो वो हिकअप हम मतलब अभी तक है. दूसरा एक जो इनफैक्ट अभी तक है इज़ प्रोड्यूसर्स एंड उनके बजट्स, कि आपकी वैल्यू जो आप ऐड कर रहे हो वो एक क्रिएटिव वैल्यू एक होती है, और दूसरा होता है उसका एक मॉनेटरी रेपरकशन जो बजट पे पड़ता है उनके लिए. एंड बजट्स आर अबिस्मल फॉर a lot, I'm saying majority of the productions. तो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको ऑफर ऐसे पैसे करते हैं कि आप कभी भी उस पावर डायनामिक का पार्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी वैल्यू ही नहीं है उतनी उस फिल्म सेट पे. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे एक फिल्म सेट पे दो बहुत बड़े स्टार्स और एक बहुत बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा होना था, जहाँ वो मुझे पैसे ऑफर कर रहे थे इक्विवेलेंट टू नॉट इवन अ थर्ड असिस्टेंट सैलरी. तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी पेमेंट नहीं है तो आपका रिस्पेक्ट नहीं है. यू फील डिस्करेज्ड, बट यू आल्सो नॉट रिस्पेक्टेड इन दैट रूम.
when you are paid a certain way, when you are brought on board, when you are given a certain power, when you are also given a certain amount of responsibility, the value that you add becomes that much better. अगर आपने मुझे एक टिक बॉक्स करने के लिए कंप्लायंस के हिसाब से करा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरा भी कोई वजूद नहीं है वहाँ उस रूम में. तो उन सब चीज़ों का मैंने कई बार सामना करा है. मैं एक फिल्म नाम नहीं बताऊंगी. क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, क्योंकि अगर if you have signed an NDA तो we should respect the confidentiality. No, I just don't feel like I want to disrespect the maker any more than he's already been disrespected. Oh my God. तब तो फिर तो बिल्कुल we have to be so careful. The only thing I will tell you is that it's a male filmmaker. Okay. Because I've already said he's, मैंने गलती से उनको gender कर दिया, तो अब मैं वापस नहीं ले सकती. बट एक पिक्चर मैंने करी थी काफ़ी अर्ली अपने करियर में एज एन इंटीमेसी डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर. उस पिक्चर में उन्होंने मुझे कोविड के मतलब थिक इन द मिडल ऑफ कोविड कोने कोने में बुलाया है इंडिया के शूट करने के लिए, और फिर बुला के होटल रूम में छोड़ दिया. ना कॉल शीट भेजी, ना बताया कब सेट पे आना है, कोई असिस्टेंट फ़ोन नहीं उठाता, कोई प्रोडक्शन पर्सन फ़ोन नहीं उठाता. डायरेक्टर अगर आप गलती से होटल में किसी एक्टर को मिल लो तो आपको बोला जाता है उनसे बिना डायरेक्टर के बात नहीं करनी. तो फिर बुलाया ही क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन. आज तक मेरे पास उसका आंसर है नहीं. मुझे लगता है उनके स्टूडियो ने उनको बोला था कि इनको बुलाओ, कि इनको रखना ज़रूरी है. जी, पर उनका माइंडसेट नहीं था मुझे रखने का, तो उन्होंने एक तरीके से मुझे कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया था. और आप आइसोलेटेड और ज़्यादा फील करते हो जब आप एक अनजान शहर में अकेले आए हुए हो काम करने के लिए, और आपको काम करने नहीं. 10 ख्याल आते क्यों बुलाया, कुछ काम भी नहीं हो रहा है. तो ऐसे हिकअप्स हुए हैं काफ़ी. एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक फर्स्ट एडी ने मुझे बोला कि तुम 28 साल की हो, तुम क्या हमें सिखा रही हो कि हमें कैसे शूट करना है. एज शेमिंग हुई. हाँ, तो मैंने उन्हें बोला आप 38 साल के, आप अभी भी फर्स्ट एडी, आपको सिखाना तो ज़रूरी है. क्योंकि क्या करा जाए, आप मुझे जो बोलोगे मैं You'll reciprocate accordingly. बट ऑल्दो वहाँ से निकलने के बाद मुझे लगा था कि मुझे अपना पेशेंस और कंपोजर बेटर करना चाहिए. और आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस. एंड टुडे अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं वैसे नहीं रिएक्ट करती. पर एक दौर चल रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी जहाँ कई सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे हिकअप्स हो रहे थे. कभी प्रोडक्शन आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, कभी आपको पैसे ठीक ठाक नहीं मिल रहे हैं, कभी आपको बुलाया जा रहा है पर काम नहीं करने दिया जा रहा, कभी आपको काम करने दिया जा रहा है पर डायरेक्टर के ईगो को ठेस पहुंच रही है. कुछ ना कुछ हो रहा था. तो मैं रिएक्टिव हो गई थी थोड़ा उस दौरान. बट धीरे धीरे और प्रोजेक्ट्स आते गए और अच्छे लोग मिलते गए. एंड जैसे मेरी खुद की वैल्यू उनके आंखों में बढ़ती गई, मेरे काम की वैल्यू बढ़ती गई, वर्ड ऑफ माउथ भी एक फैलता गया कि यू नो इनके साथ काम करने में हमें अच्छा लगा या जो भी. तो उससे फिर सेम स्टूडियो वापस फ़ोन करने लगे. एक प्रोजेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा. एंड वो थोड़ा और खुद ही मुझे अपनी खुद की वो एंग्जाइटी ऑफ फाइटिंग में हेल्प मिली, आसानी हुई. जाहिर है जब आपने यू हैव टेकन अ पाथ लेस ट्रैवल्ड, काफ़ी पाथ ब्रेकिंग काम आपने किया है. तो ये एक रोज़ गार्डन तो नहीं होगा, ये एक चीज़ की एक वॉक तो नहीं होगा. कभी कांटे भी आएंगे, कभी मिठास की कमी भी होगी, लेकिन इन सब को आपने पार करते हुए एक काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है. ऑनगोइंग जो
सिनेमा की हिस्ट्री है इंडिया में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बनता है आप पे, और वी ऑल आर ग्रेटफुल यू हैव बीन पार्ट ऑफ आवर शो एज आवर गेस्ट, एंड कीप हेल्पिंग पीपल मेक देयर लव एस्थेटिकली, एंड कीप डूइंग गुड वर्क, एंड कीप मेकिंग फिल्म्स as the stories will continue, interesting stories. And हम लोगों का एक सिस्टम है, लास्ट में हम लोग उस कैमरा में देख के बोलते हैं वी लव यू ऑल, वो भी कर देते हैं अभी। 1 2 2 3 3 We love you all.